Hussain Rizvi Medical Service and hosted by your immediate seniors. This is वसी खानज़ादा, your immediate senior, और मेरे साथ आपके स्पीकर जो हैं उनमें हैं आपके immediate seniors उस्मान परवेज, तंजील शकील, अमरीन शाहिद, मुनीबुल नबी और ज़ुहैब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना ताख़ीर हम चलते हैं इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे सीएमसी कैंपस लाइफ फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है और कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टू KHRMS, बॉयज़ हॉस्टल्स और आपका फेवरेट टॉपिक बॉयज़ की रैगिंग, एमबीबीएस में स्टडी कैसे करनी चाहिए, और आखिर में गर्ल्स के हॉस्टल्स और गर्ल्स की रैगिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई विल इनवाइट ज़ुहैब भाई फॉर इंट्रोडक्शन टू KHRMS। ज़ुहैब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सूरत असर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उसके इल्लल लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किया। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ KHRMS अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस, उसकी सब ब्रांच है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस, जिसकी बुनियाद रखी गई 2 साल पहले। और इसका मकसद कॉलेज यूनिवर्सिटी में वर्किंग, इसका जो बुनियादी मोटो है वर्किंग फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड सर्विंग नेशन, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना और मुल्क व कौम की खिदमत करना। इसकी जो मेन ब्रांचेस वर्क कर रही हैं मोस्टली 60+ मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, और उनमें मोस्टली सब में कैबिनेट बनी हुई है, जिसमें सब प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग जारी है। एंड देन इसके हवाले से हमने जो आज तक हमने जो काम किए हैं खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस के अंदर बताया गया हो KHRMS एस्टेब्लिश में इसकी बुनियाद रखी गई थी। वहाँ पे हमने डिफरेंट वॉलंटियर्स इकट्ठे किए थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे हमने जाके हमने वॉलंटियर्स इकट्ठे किए, वहाँ पे हमने कैबिनेट बनाई, और उसके बाद मेडिकल कैंप्स वगैरह हमने वहाँ पे अरेंज किए, और बच्चों के लिए हमने मेडिकल ट्रेनिंग सेशन लगाए। और जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और सर्व द पीपल ऑफ इर्रेस्पेक्टिव एंड रेस, लैंग्वेज, कलर, सेक्ट और रिलीजन। हमारा एम यही है कि हमने मेडिकल स्टूडेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनको नरिश करना है, और उसके हमने ह्यूमनिटी, एक गैरत और हमियत का दर्स भी हमने उनमें ज़रूर। साथ साथ अगर हम मेडिकल फील्ड में हैं तो हमारा मकसद सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, हम सबसे पहले मुसलमान भी हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले एक गैरतमंद मुसलमान बनना भी है। तो उसके लिए जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना, सरवरी दर दीन माँ खिदमत करिया, अदल फ़ारूकी व फ़िक्र हैदरिया। इस्लाम में सरवरी का जो कंसेप्ट है ना, वो दीन में वो खिदमत के लिए है कि आपने खिदमत करनी है, और खिदमत के लिए क्या तकाज़ा है, अदल फ़ारूकी और फ़िक्र हैदरी होनी चाहिए। KHREWS के एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट मैंने वो आपको बताया, KHREDS है एजुकेशनल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट KHRMS है। इसमें सारे मेडिकल के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सब फील्ड्स जो हैं मेडिकल के रिलेटेड वो सारी इसमें आ जाती हैं KHRMS मेडिकल सर्विस के अंडर। और EDS में जो इंजीनियर वगैरह और उसके अलावा जो बाकी शोबा जाते हैं उसमें वो सारे आ जाते हैं EDS में। उसके बाद हमारा ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है, जिसमें वो सारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जहाँ पे ब्लड वगैरह जो डोनेट करते हैं, थैलेसीमिया
वगैरह के पेशेंट के लिए। उसमें हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी है जो सोशल मीडिया की सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है। उसके बाद हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, रिसर्च के लिए जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं आईटी के रिलेटेड वो सारा मतलब उसमें रिसर्च करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को जो मैनेज करते हैं वो हमारी टीम बनी हुई है। मेन स्ट्रक्चर ऑफ KHREWS कैबिनेट है, उसमें हमारे जो कैबिनेट बनी हुई है मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ब्लड डोनेशन, ये सारे कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ विच विल बी हेल्ड इन द कॉलेज वो हम जो मोस्टली करवा भी चुके हैं। पेंटिंग कंपटीशन, कैलीग्राफी कंपटीशन भी करवा चुके हैं, किरात एंड नोट कंपटीशन भी हम करवा चुके हैं, फिक्र इकबाल भी हमारे सेमिनार हो चुके हैं। ये हम KHRMS के अंडर कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स जो हमारे जो अब तक कवर हो चुके हैं वो हमने मेडिकल वर्कशॉप लगवाए थे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में। हमने सबसे कामयाब मेडिकल वर्कशॉप लगवाई थी जिसमें तकरीबन 600 प्लस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें मेडिकल वर्कशॉप में फ़र्स्ट एड, BLS, बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स सब सिखाई गई थी। उसमें CPR वगैरह और चोकिंग वगैरह, हाउ टू डील ट्रॉमा वगैरह, ये सब कुछ आ गया। और उसके बाद जो हमारा था वो प्री प्रोफ हमने MBBS सेशन करवाए थे और टेस्ट सेशन ऑनलाइन MD-CAT की प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं जो हमारी लेट्स बैक इनकी टेस्ट सीरीज उसके अंडर। और उसके अलावा जो अब तक हम मैनेज करते आ रहे हैं उसमें इफ्तार पार्टीज़ भी हम मैनेज करते रहे हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। और फिज़िकली क्लासेस भी हमारी होती रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड के लर्निंग। उसके अलावा हम IT के कोर्सेज भी हमने करवाए थे और उसमें मोस्टली 3 रिकॉर्डेड कोर्सेज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल KHREWS के। उसके अलावा ये हमारे कैंपस हैं उसके चंद फर्स्ट एड मेडिकल वर्कशॉप जो हमने NMU में करवाई थी उसमें ये सारे बच्चों ने शिरकत की थी। उसके बाद मेडिकल स्किल्स लर्निंग ट्रेनिंग सेशन हुआ था जिसमें हमने मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकली जाकर हमने लर्निंग्स मेडिकल के हवाले से स्किल सीखने के ट्रेनिंग सेशन करवाए थे। वहाँ पे फ़िज़िकली हमने बच्चों को सिखाया था किस तरह आपने सब कुछ मतलब जो फर्स्ट एड के हवाले से है। और उसके बाद हमारी थी प्लांटेशन ड्राइव भी हमारी हुई थी जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमने पौधे लगाने की मुहिम थी। उसके बाद हमारा विज़िट टू SOS विलेज था जिसमें हमने जो यतीम बच्चे हैं वहाँ पे हमने जाकर उनकी विज़िट किया और उसके हवाले से हमने वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल स्किल्स लर्निंग सेशन भी हमारे हुए हैं। उसके बाद हमने साइंस फेस्टिवल करवाया था RMU में रावलपिंडी में, उसके भी ये चंद ग्लिम्पस हैं। उसके बाद हमने पिछले साल भी हेल्प डेस्क लगवाए थे मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। जो बच्चे आए थे ना उसके लिए हमने स्टार्ट में हेल्प डेस्क लगवाए थे। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए थे उनमें सबको हमने प्रॉपर तरीके से गाइड किया था। इसकी भी ये सारी लगी हुई हैं तस्वीरें, इसमें आप हेल्प डेस्क के हवाले से भी देख सकते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद ये फ़िज़िकली मेडिकल स्किल्स लर्निंग सेशन है जो 2022 में हमने करवाए थे और 2023 में भी हमने करवाए थे फिज़िकली जाकर। इसके अलावा हमारे जो MD-CAT फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन बैंक हैं और लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं। मुख्तलिफ बच्चों ने हमारे प्लेटफार्म से तकरीबन इस साल भी आलमोस्ट 15 से 20 बच्चों ने हमारे प्लेटफार्म से MD-CAT की तैयारी करवा कर तैयारी की है ना, उनका एडमिशन हो रहा है इस साल। और हमारा जो बुनियादी मकसद है वो वर्किंग फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड सर्विंग नेशन
आप डॉक्टर भी बने, आप फिजियो भी पढ़ें, बायोकेम भी पढ़ें, एनाटमी भी पढ़ें, लेकिन जो आपका जो बुनियादी मकसद है मुसलमान और उसके लिए हमारा इश्क मुस्तफ़ा, वो आप ना भूलें। इश्क मुस्तफ़ा आप जहाँ भी जाए ना, पता चले कि ये आशिक रसूल आ रहा है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़ां का मिल्लत रा हयात अज इश्क उस, बर्ग साज़ो कायनात अज इश्क उस। ये मिल्लत इस्लामिया की जो बका है, ये हयात है, ये आप वसल्लम के इश्क से वाबस्ता है, और ये सारा कायनात का जो साज़ कायनात है, ये आप वसल्लम के इश्क ही तो है। जी, तंजील आएंगे आपको कैंपस लाइफ के बारे में। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा बेसिकली अबाउट कैंपस लाइफ एट सिम्स के सिम्स में कैंपस लाइफ कैसी है। आप लोग सिम्स में आएंगे, आप लोगों की जाहिर बात है हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं आप, तो वैसे तो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा तो दिन पढ़ना ही होता है, लेकिन बेसिकली मेडिकल कॉलेज एक पूरी आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होता है। 5 साल, ये जो आपके 5 साल होते हैं, एक तो लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रोफेशनल करियर के भी पार्ट होते हैं, उसके अलावा जो आपकी लाइफ होती है, ये 5 साल आपको पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। और इनको आपने खुद मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहती हैं, ताउम्र आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं आपको बस इम्पोर्टेंट थोड़े से ओवरव्यू दूंगा। तो आप लोगों को मैं बताता चलता हूँ कि कैंपस लाइफ एट सिम्स पे क्या क्या चीज़ें है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्स फेमस किस चीज़ से है। सिम्स में जो है ना, सिम्स बेसिक मेडिकल कॉलेजेस में जो बेस्ट इंटरेक्शन आपको जो सीनियर्स के साथ बेस्ट इंटरेक्शन मिलेगा ना, वो आपको सिम्स में मिलेगा। दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में आप जाएंगे, जब आप सिम्स में आ जाएंगे तो आप इलामा इकबाल भी चले जाएंगे कभी दोस्तों के साथ, केई भी जाएंगे, आप शेख जायद भी जाएंगे, आप दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जाएंगे, लेकिन जो इंटरेक्शन आपको सिम्स में मिलेगा ना अपने सीनियर्स के साथ, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसकी एक स्पेसिफिक वजह है। वजह ये है कि ना, सिम्स में एक ही बिल्डिंग में सारे के मतलब जो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर सारे ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, एक ही बिल्डिंग में है। ये नहीं है कि बिल्डिंग छोटी है, लेकिन ये है कि जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आपको फाइनल ईयर मिलेगी, फोर्थ ईयर मिलेगी, फिर फर्स्ट फ्लोर से आपको एज पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि मतलब एक साइड पे फर्स्ट ईयर के हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तो बेसिकली सेम होते हैं डिपार्टमेंट्स, लेकिन ये है कि जो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, वो भी आपको मतलब चलते फिरते इधर ब्रेक टाइम में आपको मिल जाती है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में ये है कि आपको एक उधर से क्या नाम है, जो डिपार्टमेंट है उससे दूसरे में जाने तक आपको काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है। तो आपके डिपार्टमेंट्स अलग-अलग होते हैं, उनकी छोटी-छोटी अलग-अलग बिल्डिंग होती है। सिम्स में ऐसे नहीं है, सिम्स में बिल्डिंग एक ही है और डिपार्टमेंट भी मोस्टली इकट्ठे ही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। सिम्स की सबसे प्रोमिनेंट बात है पूरे मेडिकल कॉलेजेस में, पूरे पाकिस्तान में आपको सिम्स जैसा आर्किटेक्चर और सिम्स जैसी बिल्डिंग, सिम्स की बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशनर है। ये अलग बात है कि गर्मियों में थोड़ा सा फर्स्ट ईयर वालों को तंगी होती है, लेकिन बाकी जो एलटी में होती है वो भी कॉलेज में आपको गर्मी नहीं लगेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ना धूप आती नहीं है इसमें, और गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। और उसके अलावा इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन, सिम्स की लोकेशन भी पूरे मेडिकल कॉलेजेस में लाहौर के बेस्ट लोकेशन है। कैसे बेस्ट है? सामने आपके रेस कोर्स पार्क है, जब मन करे रेस कोर्स चले जाओ, कोई मतलब सबसे अच्छा वो मतलब लाहौर के पार्क में बहुत अच्छा पार्क है। वहाँ पे मेला तो अक्सर लगा ही रहता है, कभी कोई स्प्रिंग फेस्टिवल लग जाता है, कभी विंटर फेस्टिवल लग जाता है, कभी कोई कल्चरल फेस्टिवल लग जाता है, मतलब लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, इतना कोई मतलब वहाँ पे मसला भी नहीं होता। पास ये बिल्कुल सामने, आप गेट से निकलेंगे सामने रेस कोर्स है, दूसरी जानिब जो है वो KFC है, मैकडोनल्ड्स है, उसके बाद चिड़ियाघर है, वो जू भी बिल्कुल साथ ही है, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब लोकेशन भी बेस्ट है इसके। और खाने पीने के लिए जो है वो पीछे शादमान मार्केट है, शादमान मार्केट में जाएं आप, तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। थोड़ी बहुत तो शॉपिंग के लिए भी है कि कपड़े वगैरह के लिए भी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, वो भी आप लोगों को वहाँ पे शादमान मार्केट में सब चीज़ें मिलेंगी। और जो थोड़ा सा सिम्स का ड्रॉबैक भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये एक चीज़ है कि सिम्स के जो ग्राउंड है ना वो थोड़े से छोटे हैं। ग्राउंड छोटे ऐसे मतलब ये है कि जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले में हमारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारे इंटरेक्शन अच्छे है, हमारी लोकेशन अच्छी है, लेकिन ये है कि हमारे ग्राउंड थोड़े से छोटे हैं। छोटे इस सेंस में है कि
जो लड़कों के लिए छोटे हैं कि बंदा जैसे खुल के क्रिकेट फुटबॉल खेलता है ना, वैसे तो नहीं खेल सकता ऐसे, लेकिन ये है कि जब आप फ्री होते हैं टेस्ट से, ब्लॉक से फ्री हुए हैं, मॉड्यूल से फ्री हुए हैं, तो शाम में तो आप दोस्तों के साथ जाके अपने फेलोज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जो है जाके बहुत अच्छे से ना इंजॉय कर सकते हैं। एक फन टाइम हो जाता है आपका। स्टडीज के अलावा जो हमारी एक्टिविटीज है, इस चीज में सिम्स पूरे पाकिस्तान में फेमस है। ट्विटर पे अक्सर टॉप ट्रेंडिंग में रहता है सिम्स। कि सिम्स को जो है मेडिकल कॉलेजेस का लम्स भी कहते हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस का लम्स इस लिहाज से कहते हैं कि यहाँ की सोसाइटीज जो हैं वो मोस्ट एक्टिव सोसाइटीज हैं मेडिकल कॉलेजेस की। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट भी आता है, अभी आप लोग आएंगे, उसके बाद जो है आप लोगों के आने के तकरीबन 1-1.5 माह बाद, 2 माह बाद जो है वो इंशाल्लाह जो है ना वो स्टूडेंट वीक का शेड्यूल आ जाएगा। उसके लिहाज से फिर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगी कि वो पूरा शेड्यूल आ जाता है साल का, कि उसमें कब कब छुट्टियां हैं, कब कब छुट्टियां नहीं है। तो स्टूडेंट वीक में ये होता है कि आपको क्लासेस जो है वो 9 बजे तक, 10 बजे तक, यानी कि जो हमारा तो प्रैक्टिकल होते थे फर्स्ट ईयर में, पहले आपके भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्रैक्टिकल ही होंगे पहले 2 घंटे। तो उन 2 घंटे में जो है आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो 2 घंटे आप पढ़ते हैं, उसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्री कर देते हैं। और ये जो टाइम होता है, ये 1.5-2 हफ्ते का टाइम होता है, जिसमें मतलब 10 बजे तक, 9 बजे तक आपकी क्लासेस हैं, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। और इसमें जो है डिफरेंट सोसाइटीज है, मतलब अगर आप में कोई भी टैलेंट है, सिंगिंग है, फिल्म है, ड्रामेटिक्स है, डिबेटिंग है, कोई कुरान नाक वाला है, कोई क्विज वाला है, कोई स्पेल भी है, मतलब कुछ भी है, तो उसके लिए हर बंदे के लिए अलग सोसाइटी है। उसके लिए आपको मतलब कहीं ये नहीं धक्के नहीं खाने पड़ते। बस आपको सिंपल क्या है, सोसाइटीज आएंगी फर्स्ट ईयर के एलटी में, अपना इंट्रो करवाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप ज्वाइन करो। फिर आपके जो है अनाउंसमेंट ग्रुप्स या जो भी आपका सीआरजीआर है वो आपके ग्रुप में लिंक भेजेगा, आप ज्वाइन करोगे, सोसाइटी अप्लाई करोगे, मोस्ट प्रोबेबली सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है कि जो प्रेजेंटर्स होता है सोसाइटी का, वो जो प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वो इंटरव्यू के बाद मतलब एक फॉर्मेलिटी करके प्रेजेंटर और एक बॉयज में से एक, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो गर्ल्स में से प्रेजेंटर बना देते हैं। मतलब एक ये कि इतना इजी है, आप लोग सिर्फ ज्वाइन करो और अपना टैलेंट जो है वो आप दिखाओ। टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर है, हर जगह पे है, लेकिन सिम्स में तो बहुत ज्यादा ही है। आप दिनों में फेमस होते हो, मतलब कोई बंदा रो भी नहीं सकता अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। उसके बाद जो स्पोर्ट्स लीग है, स्पोर्ट्स लीग की बात करता है, जो स्पोर्ट्स लीग का ये होता है, सिर्फ मैं आपको बता चुका हूँ कि ना ग्राउंड थोड़े छोटे हैं। ग्राउंड छोटे हैं इसलिए यहाँ पे गर्ल्स का तो बहुत अच्छा होता है। इवन के जो गर्ल्स का मैच था क्रिकेट, हमने तो वो बॉयज वाले से ज्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि जो बॉयज का मैच था वो इस्लामिक बाग में हुए थे और रेस कोर्स में हुए थे, तो वहाँ पे ऑडियंस होती नहीं थी। सीनियर और जूनियर 12-12, 11-11 चले जाते थे, खेल के आ जाते थे। लेकिन जो गर्ल्स का बैच था उसमें जो है वो सारे, मतलब आपको पता है कि सारे जब क्लास का लोग इकट्ठे होते हैं, 2 क्लासेस का आपस में मैच होता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग वगैरह करती हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा फन होता है। और उसमें जो है बॉयज़ के लिए तो अलग अरेंज करवाते हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में या इस्लाम इकबाल में, या फिर रेस कोर्स में क्रिकेट के मैच मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रेस कोर्स में हो जाते हैं, क्योंकि ईजी रहता है। बाकी जो है मतलब स्पोर्ट्स वीक में भी यही है, हर गेम होती है, इंडोर हो आउटडोर हो, हर गेम, स्विमिंग तक होती है। स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, मोस्ट तकरीबन तकरीबन सारी गेम्स, इंडोर आउटडोर। ये जो टेबल टेनिस होता है, दूसरा लॉन टेनिस है, सारे मतलब ऑलमोस्ट सारी गेम्स होती है, कोई गेम छूटती नहीं है। जो जो गेम मतलब इजीली खेल सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी गेम्स होती हैं। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप लोगों को बाद में जो Q&A सेशन होगा उसमें आप लोगों ने पूछ लेना है। बस ये आपको आगे बताएंगे कि स्टडीज़ के रिलेटेड और जो जो भी इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है उसके मुताबिक आपको स्टडी कैसे करनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम की तरफ। इससे रिलेटेड मैंने आपके ग्रुप में भी एक मैसेज शेयर किया था। जिन लोगों ने वो रीड किया होगा उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने मिस कर दिया था उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो मॉड्यूलर सिस्टम है ना, इसको मैं लेके चलूँगा इन कंपैरिजन विद कन्वेंशन सिस्टम, कि जो पहले वाला सिस्टम था वो किस तरह से था, जो अब है वो हमने किस तरह से डील करना है। तो पूरे साल के अंदर ना हमारे 3 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक एग्जाम होता है, पूरे साल के अंदर 3 होते हैं। इसका ड्यूरेशन कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं कि 3 मंथ बाद एक ब्लॉक होता है। साल में 3 ब्लॉक होने, 3 मंथ बाद एक ब्लॉक होगा। और एक ब्लॉक के अंदर 2 प्री मॉड्यूल होते हैं और 2 मॉड्यूल्स होते हैं। जो सेकंड मॉड्यूल होता है ना, वो आपका सेपरेटली नहीं कंडक्ट होता, वो ब्लॉक के सिलेबस के साथ ही उसका सिलेबस जो है वो मर्ज होता है। मतलब जैसे ब्लॉक होगा ना, उसके अंदर दोनों मॉड्यूल शामिल होंगे, सेकंड मॉड्यूल का अलग से एग्जाम नहीं होता। और
जो मॉड्यूल है और जो आपकी अटेंडेंस है ना उसका रिकॉर्ड जाता है आपके यूएचएस और उसके बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट बनती है। इंटरनल असेसमेंट क्या होती है? इंटरनल असेसमेंट ये है कि जो आपका आपके जो कॉलेज के अंदर टेस्ट हो रहे हैं ना उनकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है जो आपके फाइनल पेपर के अंदर शामिल होती है। मतलब जैसी परफॉर्मेंस आपकी कॉलेज में ब्लॉक्स के अंदर होगी ना उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज और जो आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस आपने रखनी होती है 75 प्लस। तो जिसकी 75 प्लस अटेंडेंस होगी और जिसके अच्छे मार्क्स होंगे ऑब्वियसली उसकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी अच्छी जाएगी, उसका आपको प्रूफ में फ़ायदा होगा। तो जो आपके जो प्री मॉड्यूल्स है ना इसकी जगह पहले सब स्टेजेस होती थी और जो आपके मॉड्यूल्स हैं इसकी जगह पहले स्टेजेस होती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके स्टेजेस और मॉड्यूल स्टेजेस और सब स्टेजेस थी ना उनकी जगह अब आपके प्री मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स हैं। और इसके अंदर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर आपकी एडिशन क्या हुई है? माइनर्स की एडिशन हुई है। माइनर्स आपके हैं पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, कम्युनिटी मेडिसिन, एजिंग एंड प्रिवेंशन। ये आपके जो माइनर्स हैं ना ये इसमें शामिल हैं जो पहले नहीं होते थे। और मेजर्स आपके बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो तो आपको पता होगा। और वाइवा ओएसपी, ओएसपी क्या चीज़ है? वाइवे का तो आपको पता होगा ना। ओएसपी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में उस्मान भाई बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न या पेपर डिवीजन किस तरह से होती है। तो जो आपका पेपर होता है ना वो 70% एमसीक्यूज बेस्ड होता है और 30% एससीक्यूज बेस्ड होता है। एमसीक्यूज होते हैं शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में होता ये है कि आपसे कोई ना कोई सिनेरियो दिया जाता है आपको या फिर कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है उसको आपने अपने वर्ड्स में बताना होता है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फ्लो चार्ट्स बना के करें। जितना आप एग्जामिनर के लिए आसानी करेंगे ना उतनी ही वो आसानी से आपको मार्क्स देगा, ये बात याद रखनी है। और जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो भी इसी तरह कुछ इजी होंगे कुछ सिनेरियो बेस्ड होंगे, उसको आपने डील करना है। और जो इसका पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% है। इसके अलावा अलग से आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसे वाइवा ओएसपी या ओएसवी कहते हैं। और उसमें आपने क्या करना है उसको भी आपने सेपरेटली पास करना है। मतलब रिटर्न को भी आपने 50% सेपरेटली पास करना है और जो आपके वाइवा ओएसपी जो प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें भी आपने सेपरेटली पास करना है। नेक्स्ट आते हैं हम बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। बुक्स जो फिजियोलॉजी की है ना उसमें आपकी यूएचएस की तरफ से रिकमेंडेड बुक जो है गार्डन एंड हॉल है, ये आपके पास फिजिकली होनी चाहिए। जो अदर बुक्स हैं उसके अंदर आपकी जेपी, गैनोंग, निम्स ब्लड फिजियोलॉजी। अब जो ये निम्स है ना ये उन लोगों के लिए है जिन्हें गाइडेंस से ब्लड फिजियोलॉजी सही तरह से समझ नहीं आती। निम्स में भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, ये नहीं कि उसमें अच्छा नहीं लिखा हुआ। तो आप निम्स भी चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए गार्डन तो है ही। और उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री की आपकी जो रिकमेंडेड बुक है वो लिपिन कोट और हार्पर है। लिपिन कोट भी लाजमी लेनी है और हार्पर भी आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं करना कि आपको किसी कोई बुक मुश्किल लग रही है तो उसे आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है, उससे ओवरव्यू ज़रूर लेना है। भले आप किसी और बुक से समझ लें, आपको पता होना चाहिए कि इस बुक में ये चीज़ एक्स्ट्रा है और इसमें नहीं है। बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी स्कैटर्ड है, तो आपको सब बुक से थोड़ी ना थोड़ी हेल्प लेनी ज़रूर पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अदर बुक्स में इसकी मुश्ताक और सत्या है। सत्या में चीज़ों को थोड़ा सा इजी करके लिखा हुआ है, मुश्ताक से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने करने होते हैं। उसके बाद है ग्रोस एनाटॉमी। ग्रोस एनाटॉमी की आपकी रिकमेंडेड बुक्स स्नेल्स है और अदर बुक्स के अंदर आपकी BD84 है, KLM और ग्रेज एनाटॉमी है। स्नेल्स आपने लेनी है और BD के साथ ले लें। BD में ज़रा क्या है कि ऑर्गेनाइज करके थोड़ा इजी वे में लिखा हुआ है तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। KLM से आपने क्लिनिकल्स करने होते हैं, KLMs भी आपके पास PDF में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप फिजिकली नहीं ले सकते। उसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की तो एक ही रिकमेंडेड बुक है और वही सब लोग यूज़ करते हैं, हिस्टोलॉजी बाय लाइक हुसैन। एम्ब्रियोलॉजी की दो बुक्स हैं, इसमें लैंगमैन है, रिकमेंडेड बुक है। लैंगमैन में क्या है कि आपको इजी करके लिखा हुआ है KLM की निस्बत। लैंगमैन इजी है, लैंगमैन आपने ज़रूर लेनी है। उसके बाद जो आपकी KLM है ना उससे क्लिनिकल्स आपने ज़रूर करने हैं। तो ये है कि आपने सारी बुक्स को ये नहीं करना कि कोई छोड़ दिया बीच में से, देखना ज़रूर है। समझ आपको जिससे आता है उससे लाजमी करें। उसके बाद जनरल एनाटॉमी की आपके पास रिकमेंडेड बुक अगेन एक ही है, जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन। यही सब लोग यूज़ करते हैं और आपने यही लेनी है। और माइनर्स जो हैं वो आपके हो जाते होते हैं PDF से। क्योंकि इसके आने MCQs ही हैं, SCQs तो आने नहीं होते। तो आप लोग क्या करें कि आपको PDF शेयर हो जाएंगे तो आप उससे पढ़ लिया करेंगे और PDF से आपके जो MCQs वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको उस्मान भाई बताएंगे हाउ टू स्टडी इन MBBS। उस्मान, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम बैच 28 बता तो दिया होगा बस इन्हें आपने आपको। आई एम डॉक्टर उस्मान प्रोफेसर सेम 77। तो डिफरेंस बिटवीन FSC एंड MBBS सबसे पहला पॉइंट है। तो देखिए FSC में 3 बुक्स हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेम। एडिशन है कि हैं
क्रैम करना है, ईच एंड एवरीथिंग रट्टा मारना है और एक्सरसाइज करनी है। आपके एमसीक्यू एमसीक्यूज हो गए। और हाँ, आपने सिर्फ पास नहीं करना होता, आपके जहन में होता है आपने टॉप करना है। क्यों? कंपटीशन है भाई, टॉप करना है। अच्छा ठीक है, टॉप कर लिया, एमबीबीएस में आ गए। 3 बुक्स मेन है, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो। बट ये 3 बुक्स हैं, इनके जो आगे आप बुक्स पढ़नी है वो 3 नहीं है, वो मल्टीपल है। तो पहली बात तो ये, आपका मेन गोल टॉप करना नहीं होता, आपने पास करना होता है। और हाँ, 50% पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50%। तो 51 भी पास है, 75 पास है। डिस्टिंक्शन लेनी है तो 85 लेनी है। तो आपने 51 लिया या 75 लिया, दोनों पास हो। तो सबसे पहले कि आपने एग्जांपल लेनी है आपने कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स बताए मैंने आपको, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो। तो एक बुक पढ़ रहे हो आप, एम्ब्रियो ले लें कि आप KLM पढ़ रहे हो। तो KLM आपने सारी पढ़ ली, सारा क्रैम कर लिया। अगर आप FSC पे चलते हो, अगर क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से आ गया तो फिर क्या करोगे? अच्छा, इसका फिर सिंपल ये है कि आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना होता है, क्रैम नहीं करना होता। आपने सिनेरियोज अपने मेंटल लेवल पे रखने होते हैं और उसको जज करके जवाब देना होता है। आगे कुछ टर्म्स हैं MBBS के टर्म्स। OSP, OSP में क्या है कि OSP होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये 2 तरीके की है, ऑब्जर्व्ड और अनऑब्जर्व्ड। अनऑब्जर्व्ड में क्या होता है कि सिंपल हिस्टो है, हिस्टो की जो स्लाइड्स वगैरह होती हैं आप माइक्रोस्कोप पे देखते हो, उसका आप आइडेंटिफिकेशन लिखते हो तो आईडी पॉइंट्स होते हैं। 2 मिनट में 2 स्टेशन, 2 मिनट में एक स्टेशन 2 नंबर का होता है, वो आपने करना होता है। ठीक है, ये होगी अनऑब्जर्व, मतलब जहाँ आपका एग्जामिनर खड़ा नहीं होगा, आप खुद ही लिख रहे हो जो भी लिखना है आपने। और दूसरा होता है ऑब्जर्व स्टेशन। ऑब्जर्व में क्या है कि अगर फिजियो में आते हो तो फिजियो में आपके होते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, जैसे कि आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि बीपी चेक करें मेरा, तो आपने परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म में भी आपके स्टेप्स होते हैं, आपने जाके अपना इंट्रो देना है, राइट साइड अप्रोच करनी है, और मतलब सो मैनी थिंग्स होती हैं जो आपने करनी होती हैं, वो आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं। और दूसरा, आप एनाटमी में आ जाओ तो एनाटमी में जो ऑब्जर्व में होता है, एटलस वगैरह की या किसी भी ना KLM होगी या लैंगमैन होगी, तो आपको डायग्राम्स देते हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करनी होती हैं। वो आपसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो वो ऑब्जर्व में आती हैं। मतलब एग्जामिनर के सामने आप बैठे होते हो और आपने खुद उनको जवाब देना होता है। आगे OSP, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर फाइबर एग्जामिनेशन। अब ये एक ना प्रूफ में न्यूली एडिट चीज़ है कि इसमें अब हमारा प्रूफ है तो हमें अभी तक खुद नहीं पता कि हमारा क्या होना है। तो इसमें एक स्टेशन में ना उन्होंने कहा हुआ कि आपके 8 मार्क्स का एक स्टेशन है, आपको उसी जगह पे एग्जामिनर खड़ा होगा, उसी जगह पे OSP करेंगे, उसी जगह पे आपका वाइवा होगा, और ये 8 नंबर का होगा पर स्टेशन। अभी ये हमें खुद नहीं पता क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम न्यूली एडेड है, फर्स्ट एक्सपीरियंस हम पे हो रहा है। जब हमारा खुद होगा तो फिर हम आपसे गाइड कर सकेंगे। अच्छा, तीसरी बार आ गई मार्किंग्स। अब ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, एमपीएस में आ गए, FSC आपने छोड़ दी जी, ईच एंड एवरीथिंग नहीं पढ़नी, तो फिर क्या करना है? तो फिर आते हैं आपके यहाँ सीनियर्स जिन्होंने आपको गाइड करना है। तो मार्किंग की बेसिकली ये है कि आपने FSC अगर आप सारी बुक्स पढ़ने लग जाएं, जैसे कि आप गाइडें शुरू करते हैं, शुरू से पढ़नी शुरू करते हैं, तो फिर गाइडें नहीं पढ़ते रहेंगे और तो टाइम मिलना नहीं आपको कुछ पढ़ने के लिए। तो फिर सीनियर से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग करानी होती है, और उसके अलावा आपने MCQs वगैरह की, मतलब सीनियर आप देखें मॉड्यूलर सिस्टम है लेकिन सिलेबस चेंज ना हुआ, तो आपसे कोई भी सीनियर है, वो आपका इमीडिएट है, आपका 3rd ईयर में पढ़ रहा है, 4th ईयर में पढ़ रहा है, आपको गाइड कर सकता है क्योंकि उसने ये किया हुआ है। तो आप सबसे पहले जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट करना, सारा कुछ नहीं पढ़ना, आपने सीनियर से मार्किंग करानी है। अच्छा, चौथा सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट्स। बच्चों को सबसे बड़ा मेन कंसर्न जो होता है ना, हमने माइनर करने हैं। अच्छा, अगर आपका नहीं है तो हमारा तो है ही, क्योंकि हम भी शुरू में ये कंसर्न हमें हुआ था। अगर आपको नहीं भी है तो ये आपकी है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। माइनर सब्जेक्ट जल्दी हो जाते हैं, मतलब आपने अगर एक ब्लॉक के करने हैं ना, तो ब्लॉक से 1-2 घंटे पहले अगर अभी आप माने शुरू कर देते हैं तो आपके माइनर कवर होते हैं। और ये माइनर कोई बकरे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेकंड मॉड्यूल है मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल, तो उसी के लिहाज से आपके जो फार्मा में और पैथो बिहेवियरल साइंसेज वगैरह के ना, आपके
कि वही माइनर्स में टॉपिक्स ऐड होंगे, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मॉड्यूल है आपका, तो उसमें कोई डिजीज़ बता देंगे आपको, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या माइस्थीनिया ग्रेविस, मतलब सिंपल सी होती है, आपको वो क्लियर हो जाती है।